वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और शो का बेहद खास पड़ाव जहां पर हम दर्शकों को शो में शामिल करते हैं और उनके सवालों के जवाब देते हैं। और हमारे साथ वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के मुस्तकी जुड़े हुए हैं और दर्शक की ओर हम बढ़े। हमारे साथ एक बेहद ख़ास दर्शक जो कि अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाना चाहती हैं, इंकिता तिवारी मेरे साथ जुड़ गई हैं। और हेमंत जी, आपका स्वागत है। इंकिता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में आप आई और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग आज लाइव हमारे साथ करेंगी। तो मैं चाहती हूँ कि पहले आपका राब्ता करा दिया जाए दर्शकों के साथ। इंकिता तिवारी क्या की हैं, क्या करती हैं, कितना कमाती हैं, पैसों के साथ आपका क्या रिश्ता है, कुछ बताएं अपने बारे में। इंकिता, जानना चाहते हैं हम भी, दर्शक भी और हेमंत जी भी। नमस्कार मैम, मेरा नाम इंकिता तिवारी है। मैं विदिशा मध्य प्रदेश से हूँ और मेरी उम्र 24 साल है। फिलहाल प्रोफेशनली अगर बात करें तो मैं एज अ रेडियो जॉब काम कर रही हूँ पिछले 6 साल से और मेरी सैलरी 30,000 रुपीज पर मंथ है। और बहुत सारे सपने हैं तो बहुत सारे सपनों के लिए बहुत सारी फाइनेंशियल प्लानिंग लगती है। तो बस यही सारी चीजें जो है मैनेज करने के लिए आज शो में आप सभी के साथ जुड़ी हुई हूँ और बहुत सारे सवालों को लेकर। एक बात मुझे अच्छी लगी, बहुत सारे सपनों के लिए बहुत सारी फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत होती है। लेकिन अंकिता, आपको पता है आपके बारे में सबसे अच्छी बात जो भी आपने बताया, वैसे सब कुछ बहुत ख़ास है आपके पूरे प्रोफाइल में, आपकी शख्सियत में, आपकी उम्र। क्योंकि आप 24 साल की हैं और इस उम्र में आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत कर रही हैं। और हमारा सौभाग्य, पहला कदम आपने हमारे शो के ज़रिए रखना पसंद किया, इसके लिए धन्यवाद। तो जब 24 साल की उम्र में आप फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करती हैं तो चाहे जितने भी सपने हो, अगर सही दिशा मिल जाए ना इस उम्र में, तो आपके जी कितने भी सपने हो, सभी सपने पूरे हो सकते हैं। हेमंत जी, सही कह रही हूँ मैं? जी कविता, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मतलब हम हमेशा कहते हैं कि जितना जल्दी आप शुरुआत करेंगे उतना अच्छा आपके लिए। उसके कई कारण हैं। एक तो क्या होता है कि आप जब बहुत यंग एज में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं तो किस तरीके का इन्वेस्टमेंट प्रोसेस हो वो आपको समझ में आता है। कुछ एसेट क्लासेस, जैसे हम कहते हैं ना हमेशा कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है तो आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है, यानी इक्विटी में इन्वेस्ट करना है। इक्विटी से हमें डर लगता है, लेकिन आप जब यंग एज में होते हो तो आपको पता है कि आप बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, आप रिस्क ले सकते हो। आप क्या-क्या उसके इश्यूज हैं, क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं और किस तरीके से इन्वेस्ट करनी है, वो आप सीखते हो। तो जब आप ऐसी स्टेज पे पहुंचते हो कि जब आपके पास सीरियस पैसा हो इन्वेस्ट करने का, तब तक आपका जो है वो डर निकल जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने की ये है कि हम कहते हैं ना हमेशा कि पावर कंपाउंडिंग का फायदा होता है। जितना लंबा समय देंगे आप अपने पैसे को, उतना ही आपको फायदा होगा। यानी जो रिटर्न है, उसके ऊपर भी आप जो रिटर्न कमाते हैं उससे बहुत बड़ा कॉर्पस आप बना पाएंगे। तो जल्दी शुरुआत करने के तो बहुत सारे फायदे हैं। चलिए थोड़ा सा और जानते हैं अंकिता के बारे में, क्योंकि एक बार हम उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करेंगे तो शायद चर्चा आगे निकल जाएगी। लेकिन अंकिता, मुझे जानना है आपसे कि 30,000 रुपये आप हर महीना कमाती है, लेकिन उसके अलावा निवेश को लेकर आपकी समझ क्या है? आपके परिवार में जब पैसों की बात होती है, जब इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ की बात होती है, तो किस तरह से फैसले लिए जाते हैं? मनी अपब्रिंगिंग अगर मुझे समझना हो, या मनी मैनर्स मुझे समझने हो आपके परिवार में, तो वो आपको क्या मिले हैं, कैसे मिले हैं, कुछ बताएं। बिल्कुल मैम। तो जैसा कि शुरुआत में भी मैंने कहा हुआ था कि बहुत सारे सपने होते हैं तो बहुत सारी प्लानिंग लगती है और फाइनेंशियल प्लानिंग लगती है। तो ऐसे में अगर मेरी अपब्रिंगिंग की बात करें या अगर मनी मैनेजमेंट की बात करें, तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ मैम। और ऐसे में शायद बहुत ज़्यादा खर्चा करना और बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना, उसके पहले मुझे बहुत बार सोचना होता है। तो ऐसे में बहुत सारे सपनों के लिए मुझे बहुत सारी सेविंग्स करनी होगी। लेकिन सेविंग्स के साथ अपनी सेविंग्स को मैं कैसे इन्वेस्ट कर रही हूँ इन अ प्रॉपर वे, वो चीज सोचना थोड़ा सा जो है मतलब कठिन हो जाता है कई बार। बट जहाँ पे जरूरत नहीं है पैसा ज्यादा वेस्ट करने की, वहां पे पैसा वेस्ट ना करते हुए पैसे को इन्वेस्ट हम कैसे कर सकते हैं। सो अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो सबसे पहले उसके लिए जरूरी होती है सेविंग्स। तो जितना आप सेव करोगे उतना ज्यादा इन्वेस्ट कर पाओगे शायद। तो बस यही जो है मेरे मन में अभी एक समझ है इन्वेस्टमेंट को लेकर। अच्छा अंकिता, क्योंकि आपने अपने सपनों की बात की, अभी आप 24 साल की हैं, तो आपने अपने लिए कोई फाइनेंशियल गोल्स, कोई आर्थिक लक्ष्य क्या तय किए हैं जिसके लिए हेमंत जी भी शायद आपकी मदद करें? आप बताएं कि कैसे इस सपने को पूरा करना है। कोई बकेट लिस्ट आपने तैयार की है जिसके लिए शायद आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत पड़े? बिल्कुल। तो मैम सबसे पहले अगर मेरी बकेट लिस्ट में जो कहते हैं ना कि एकदम टॉप मोस्ट जो मेरा प्रायोरिटी है करना और मुझे करना ही है वो चीज़, उसके बारे में अगर बात करें, तो मुझे मेरी कार खरीदनी है नेक्स्ट ईयर तक।
तो नेक्स्ट ईयर तक कार खरीदने के लिए बहुत सारी चीजें जो है मैं अभी सोच रही हूँ कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर एक थॉट मेरे दिमाग में आया है कि एसआईपी में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं ये सर अंकिता से, की हमारे बहन जो तो नहीं है? एक्सपर्ट, जी जी बोलिए। जी मैम, जी मेरी ये मुझे एक बड़ी बहन है और एक छोटी बहन है। जी 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 बोलिए। तो आप एक मेरा यही यही सपना है कि मुझे अपनी कार लेनी है, तो उसके लिए एसआईपी में इन्वेस्ट करने का सोच रही हूँ। और शॉर्ट टर्म एसआईपी मुझे लेनी चाहिए या लॉन्ग टर्म एसआईपी लेनी चाहिए, ये मेरा एक सवाल रहेगा सर से। हेमंत जी आपके पास आऊंगी मैं, बताइए किस तरह से अंकिता की हम फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू कर सकते हैं। देखिए कविता, आई थिंक इनकी ने दो इंपॉर्टेंट चीजें कही हैं जो उससे मुझे लगता है इनका जो काम है वो काफी आसान हो सकता है। एक तो उन्होंने कहा कि जो खर्चा वो करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं, तो हमेशा ऑब्वियसली जब आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन को समझते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि सेविंग करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि उनको पता है कि अगर इन्वेस्टर बनना है तो पहले सेवर बनना पड़ेगा। तो वो बहुत क्लियर है कि यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है। एक एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन आप बनाएंगे तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी शुरुआत होती है वो आपके इन्वेस्टमेंट प्रोसेस की। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा इनको इम्पोर्टेंट कि जब हम घर में बात करते हैं, जैसा उन्होंने कहा, जब हम घर में अपने पेरेंट्स के साथ बात करते हैं या दोस्तों से बात करते हैं तो काफी समय हमें बताया जाता है कि पैसे को सेफ्टी के ऊपर ध्यान दीजिए। वो शायद जरूरी भी है, लेकिन देखिए इन्वेस्टमेंट के दो रिस्क होते हैं। एक तो ये कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें आपको नुकसान ना हो, और दूसरा रिस्क होता है महंगाई का रिस्क, इन्फ्लेशन का रिस्क। यानी स्पेशली जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये इंश्योर करना है कि जो आपके पैसे की जो ग्रोथ है वो इन्फ्लेशन की ग्रोथ से ज्यादा है। नहीं तो क्या होगा, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका पैसा बढ़ेगा नंबर्स में जरूर, लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। तो एक चीज तो इन्होंने कहा फाइनेंशियल डिसिप्लिन वो समझते हैं ऑलरेडी। दूसरी चीज मैं चाहूंगा कि अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस की शुरुआत करने से पहले ये बात समझ लें कि लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को बीट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इन्फ्लेशन को आप कैसे बीट करेंगे, तो आपको जो फिक्स डिपॉजिट्स हैं, ये जो बॉन्ड्स हैं, इनसे आगे बढ़ के थोड़ा सोचना होगा। और जहाँ पे इन्होंने एसआईपी की भी बात की, ऑब्वियसली वो मैं ये समझ रहा हूँ कि उनको पता है कि एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करने के फायदे क्या हैं। ऑब्वियसली उसके फायदे हैं, लेकिन किस तरीके से आप इन्वेस्ट करते हैं, किस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आप इन्वेस्ट करते हैं, वो भी उतना इंपॉर्टेंट है। तो म्यूचुअल फंड किसी भी निवेशक के लिए बहुत अच्छी एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, उसके ऊपर हमेशा ध्यान दीजिए। और मैंने कहा कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी मार्केट लिंक प्रोडक्ट जो होते हैं म्यूचुअल फंड्स के, वो आपको एक ऑप्शन देते हैं कि आप जो ट्रेडिशनल ऑप्शंस हैं उनसे बेहतर आपको रिटर्न मिल सके। तो ये कुछ चीजें हैं, हमेशा अपने जहन में रखिए, तो ये आपको एक डेफिनेटली बेटर इन्वेस्टर बनाएंगे। इन्होंने कहा कि इनका जो एक एक जो पहला जो सपना है वो है गाड़ी खरीदने का। अगर अगले अगले साल आपको खरीदनी है तो ऑब्वियसली आपके पास उतना समय नहीं है कि आप अपनी सेविंग से वहां तक पहुंच पाए। तो उस जाहिर है उसके लिए आपको या तो गाड़ी के लिए लोन लेना पड़ेगा, और आपके पास अगर सेविंग्स नहीं है, आपको ये भी देखना होगा कि अपनी सेविंग का कितना हिस्सा आप इसमें लगा सकते हैं और गाड़ी की कॉस्ट कितनी है। क्योंकि कोई भी आप गोल बनाएं उसका एक टारगेट होना जरूरी है कि उसकी कितनी लागत है। जैसे गाड़ी अगर आपको खरीदनी है, कितनी कीमत होगी उसकी, और समय अगर आप थोड़ा बढ़ा सकें तो डेफिनेटली एसआईपी से जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगी उससे आप कुछ पैसा अक्यूमुलेट कर पाएंगे। तो ये दो तीन चीजें आपको देखने की जरूरत है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमेशा ध्यान रखिए कि बजटिंग करना बहुत ही जरूरी है। बजटिंग थोड़ा सा बोरिंग लगता है हमें, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप डिसिप्लिन को बनाए रखना चाहते हैं और आप देखें कि जो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा आपको कहाँ से आएगा, वो बजटिंग से आपको पता चलेगा। तो बजटिंग करना है, कितने आपकी इनकम है, कितने एक्सपेंसेस हैं, क्या स्कोप है कुछ खर्चों को कम करने का, ताकि वो पैसा जो है हम इन्वेस्टमेंट में लगा सकें। तो वहीं से आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन आएगा सेविंग्स में, और इन्वेस्टमेंट में आएगा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट से, जो जो इन्होंने कहा कि वो एसआईपी से इन्वेस्ट करें। तो गोल होना जरूरी है, गोल रियलिस्टिक होना जरूरी है, उसके लिए समय दीजिए। और जैसा मैंने कहा कि स्पेशली अगर गाड़ी खरीदनी है तो सोचिए कितने की गाड़ी खरीदनी है, कितना समय। अगर आपने आपको समय दे सकें तो अपनी बचत से डेफिनेटली कुछ पैसा आप एक्यूमुलेट कर पाएंगे, ताकि आपका अगर आपको लोन भी लेना पड़े तो कम लेना पड़े। यहाँ पर अंकिता ने कुछ अपने लक्ष्य भी रखे हैं। गाड़ी खरीदने का तो हेमंत जी इनका एक लक्ष्य है, मेरे ख्याल से एक बेस स्टार्टअप भी शुरू करना चाहती हैं 5 साल के बाद, और वुमेन एंटरप्रेन्योर के रूप में भी अपने आप को देख रही हैं। अंकिता कुछ बताएं इसके बारे में।
जी मैम, तो जैसा कि आपने बताया हुआ है कि मैं एक वुमेन एंटरप्रेन्योर के रूप में आज से 5 साल बाद खुद को देखती हूँ और ये सपना मैंने बहुत पहले देख लिया था और एज़ अ जॉब सीकर मैंने शुरुआत की है, बट इन फ्यूचर मैं बनना चाहती हूँ एक जॉब क्रिएटर। बहुत सारे लोगों को अपने स्टार्टअप के साथ जोड़ना चाहती हूँ। उसके लिए भी बहुत सारी प्लानिंग जो है मैं करना चाहती हूँ, तो मैं आपसे बस यही सवाल मेरा रखती हूँ कि एक वुमेन एंटरप्रेन्योर बनने के लिए और साथ ही मेरे एग्रीकल्चर बेस्ड स्टार्टअप के लिए मुझे कैसे क्या इन्वेस्ट करना होगा, क्या थॉट मेरे दिमाग में आना चाहिए और क्या प्रोस एंड कॉन्स उसके होने चाहिए? तो उसके बारे में थोड़ी-सी जानकारी दीजिए। बिल्कुल हेमंत जी कैसे ये बन सकती हैं सफल विमेन एंटरप्रेन्योर और मेरे ख्याल से ये काफ़ी प्रेरणादायक है जहाँ पर अंकिता देखिए 24 साल की है लेकिन महिला सशक्तिकरण की ओर न खुद न सिर्फ खुद बढ़ रही हैं बल्कि अपने आसपास की महिलाओं को भी बढ़ाना चाहती हैं और ये अपने आप में एक बहुत बेहतरीन साइन है जिससे ये पता चलता है कि महिलाएं जो हैं अपनी आर्थिक आज़ादी की बागडोर अपने हाथ में लेना चाहती है लेकिन बस हेमंत जी एक डायरेक्शन की कमी है रास्ता किस डगर को पकड़ना चाहिए कैसे आगे जाना चाहिए ये बताइए क्योंकि मेरे ख्याल से सपने तो हम देख लेते हैं लेकिन जब तक उन्हें पाने का तरीका हमें नहीं मिलता तब तक कहीं ना कहीं वो पूरे नहीं हो पाते हैं तो स्टार्टअप खुद का शुरू करना चाहती हैं तो अगर इस लाइन पर इस थॉट प्रोसेस में जाना भी चाहती हैं तो कौन कौन सी बुनियादी बातें हैं जो उनको पहले खुद समझनी होंगी किस तरह का होमवर्क करना होगा और कैसे आगे बढ़ना होगा बहुत ही अच्छी बात है अगर आपको क्लैरिटी है कि आप कुछ कुछ समय के बाद जैसे उन्होंने कहा 5 साल के बाद में भी अपना वो एक स्टार्टअप करना चाहती है एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं तो मुझे लगता है कि वो वहाँ पे क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको किस तरह के फाइनेंसिस की जरूरत पड़ेगी ऑब्वियसली आपको जो भी बिजनेस स्टार्ट करना है उसके आपको एक बिजनेस प्लान बनाना होगा शायद उसमें और थोड़ी क्लैरिटी आएगी वहां नजदीक पहुंचने से पहले बट आप क्योंकि आपको एक फेयर आइडिया है कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है तो आपको एक तो बिजनेस प्लान बनाना पड़ेगा यानी आप जो भी स्टार्टअप बनाएं उसमें किस तरह की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है उसका जेस्टेशन पीरियड कितना है यानी जो रेवेन्यू स्ट्रीम जो आपका शुरू होगा वो कितने समय के बाद शुरू होगा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ताकि आपको पता चले कि आपको कितने पैसे की जरूरत है क्या आप अपने पैसे से इन्वेस्टमेंट करेंगे कितना आपका कंट्रीब्यूशन होगा उसके अलावा क्या आप किसी और फाइनेंसिस से बात करने वाली किसी और लोगों को इस प्रोसेस में इन्वॉल्व करने वाली हैं ताकि कि उसमें वो क्लैरिटी होना बहुत ही जरूरी है राइट क्योंकि जैसा मैंने कहा कि किसी भी नए सेटअप में एक जेस्टेशन पीरियड हो सकता है उससे पहले जब आप रेगुलर वहां से इनकम जनरेट करना शुरू करें फाइनेंसिस को भी आपको अरेंज करना है और कितने साल जैसा उन्होंने कहा कि 5 साल का समय है आपके पास तो ये पहले आप सेटअप बनाइए कि किस तरह की फाइनेंसिस की आपको जरूरत पड़ेगी और कब कितना समय लगेगा कि उस पर आप जो है वो इनकम जनरेट कर सकेंगे क्योंकि ये दोनों चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तीसरा अगर आपको लगता है कि आपको कुछ कंट्रीब्यूशन अपना भी देना है या कितना कंट्रीब्यूशन देना है उसके हिसाब से जैसे मैंने पहले भी कहा हर लक्ष्य के लिए एक टारगेट होना बहुत जरूरी है कि कितना पैसा चाहिए कितना समय आपके पास है और उसके लिए सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी चुनना जरूरी है वो डिसिप्लिन रखने की जरूरत है तो आई थिंक जैसे मैंने इनको बताया कि इनकी कार के लिए भी यहाँ पे भी उनको बहुत क्लैरिटी होनी होगी एक तो ऑब्वियसली कि वो बिजनेस प्लान क्या है वो कितना फिजिबल है उसके पोटेंशियल क्या क्या है उसके अलावा किस तरह से उस बिजनेस का जो फाइनेंसेस है वो आएंगे आपका कितना कंट्रीब्यूशन है बाकी अगर लोग आप इन्वॉल्व करने वाले हो उनका कितना कंट्रीब्यूशन हो सकता है उस हिसाब से आप शुरुआत कीजिए उस पैसे तक कैसे पहुंचना जैसे मैंने कहा आपको क्या टारगेट है आपका कितना समय है उस हिसाब से सही एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट कीजिए एसेट क्लास का मतलब है जैसे हमने कहा कि इक्विटी में आप इन्वेस्ट करें या किसी हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करें जहाँ पे इक्विटी और डेट का मिक्स आपको मिले वहां पे तो ये 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आप वहां तक कैसे पहुंचेंगे लेकिन वो क्लैरिटी बहुत जरूरी है कि कितना पैसा आपको चाहिए कितना समय है आपके पास और जैसा मैंने कहा कितना कंट्रीब्यूशन आपका खुद का होगा और ऑब्वियसली जैसा मैंने पहले भी कहा कि उसकी बिजनेस प्लान क्या है उसके पोटेंशियल क्या है ये 3-4 चीजों का आपको ध्यान रखना है अंकिता मुझे चर्चा को समाप्त करना है क्योंकि बहुत सारे दर्शक हैं जो हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ना चाहते हैं हेमंत जी से सवाल भी पूछना चाहते हैं तो आखिरी सवाल एक आप जो हेमंत जी से पूछना चाहती हैं प्लीज पूछिए बिल्कुल। तो मैम मेरा जो अगला सवाल है और मेरा आखिरी सवाल बोलूँ, तो मैं प्लानिंग कर रही हूँ कि मुझे अर्ली रिटायरमेंट लेना है क्योंकि काम बहुत ज़्यादा जो है मतलब इस उम्र से शुरू कर दिया था, तो अर्ली रिटायरमेंट की प्लानिंग चल रही है। ऐसे में अगर मैं 50 की एज में अर्ली रिटायरमेंट लेती हूँ अपना, तो मुझे कैसे अपने फाइनेंसेस को आज से मैनेज करना होगा
जिससे कि तब जाके मुझे कोई इश्यू ना आए, कोई दिक्कत ना आए। तो उस पर भी थोड़ा-सा मैं जानना चाहूँगी सर से कि अर्ली रिटायरमेंट की अगर मैं प्लानिंग कर रही हूँ, तो क्या मुझे अपने फाइनेंसेस के लिए करना होगा? कैसे मैनेज करना होगा? चलिए हेमंत जी, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे अंकिता के उत्साह को देखकर और इनकी सपनों की फहरिस्त को देखकर। बताएं कैसे गाइड करेंगे इनको अर्ली रिटायरमेंट को लेकर? नहीं कविता, आई थिंक गोल्स में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, तभी तो आप एक रोड मैप बनाएंगे। बट आई थिंक इन्होंने जैसे अर्ली रिटायरमेंट की बात की, तो मुझे लगता है उससे पहला जो पड़ाव है इनका, वो है उनका अपना स्टार्टअप का। क्योंकि देखिए आपके जो फाइनेंसेस आगे जो आपकी जो कैपेबिलिटी बनाएंगे आपको अर्ली रिटायरमेंट के लिए, वो बहुत ही जरूरी है कि आपके पास उतने फाइनेंसेस हो। और क्योंकि आपका लक्ष्य ये है कि आप 5 साल के बाद स्टार्टअप बनाएं और उसके बाद फिर आप, जैसा मैंने कहा, उसको सेटअप करने में टाइम लगेगा, उसको एस्टेब्लिश करने में टाइम लगेगा। आई थिंक ये जो गोल है, मुझे लगता है आप थोड़ा-सा बर्नर पे रखिए। फिलहाल आपका फोकस जो है वो होना चाहिए आपके स्टार्टअप के ऊपर, आपके बिज़नेस के ऊपर। एक बार वो एस्टेब्लिश होता है तो डेफिनिटली आपको क्लियर रोड मैप मिलेगा कि कितना समय है उसके बाद आपकी, जैसे आपने कहा कि 50 में आप रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, तो कितना समय है आपके पास। मान लीजिए 30 में अगर अपना बिज़नेस शुरू करते हैं और 5-7 साल लगते हैं, तो फिर भी आपके पास 15 साल हैं अपने रिटायरमेंट के लिए तैयारी करने के लिए। वो बहुत लंबा समय है। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी। दूसरी चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप अर्ली रिटायरमेंट की बात करते हैं, तो हमेशा ये देखिए कि उसके बाद आप क्या करने वाले हैं। काफ़ी बार हमें लगता है कि जल्दी रिटायर होंगे, लेकिन हमें पता नहीं उसके बाद क्या करना है। अगर आपकी कोई हॉबीज़ है, मान लीजिए ट्रैवलिंग हॉबी है, तो ऐसी कुछ हॉबीज़ हो आपकी जो आपको डेफिनिटली रिटायरमेंट के बाद भी, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ काम के लिए कर रहे हो, बट हॉबीज़ हैं, लेकिन वो आपको मदद करती हैं ऑब्वियसली आपके फाइनेंसेस को स्ट्रेंथन करने में। जैसे आप अपना चैनल शुरू करें या आप सोचें कि हम उसके ऊपर वो है ना कुछ ब्लॉग लिखें, तो कुछ ना कुछ इस तरीके की के बारे में भी हमेशा सोच के रखिए कि आगे जाके जो आपकी हॉबीज हैं, वो किस तरह से आपके लिए इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट है क्लैरिटी होना कि कितने समय के बाद चाहिए। बट आपके केस में मुझे लगता है आपका पहला जो फोकस है, वो अपने बिज़नेस के ऊपर रखिए, उसको एस्टेब्लिश कीजिए। उसके बाद भी आपके पास मुझे लगता है कम से कम 15 साल का समय होगा अपने रिटायरमेंट की प्लान करने के लिए। तो उस समय पे उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचिए। फिलहाल आपका फोकस जो है, वो यहाँ पे रहना चाहिए। अंकिता बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे शो पर शिरकत की। उम्मीद करते हैं कि ये फाइनेंशियल प्लानिंग के गुर आपने समझे हों और इनका आप अमल करें और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत जल्द से जल्द करें। बहुत बहुत धन्यवाद शो पर शिरकत करने के लिए और हमें मौका देने के लिए कि हम आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करें। इसी के साथ चलिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन हेमंत जोशी की मेरे साथ बने हुए हैं जो दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे इस ब्रेक के बाद। चलिए लगभग शो का आखिरी पड़ाव और हेमंत जी वक्त आ गया है निवेश के गुरु मंत्र का। बताइए आपने आज क्या निवेश का गुरु मंत्र चुना है हमारे दर्शकों के लिए? देखिए कविता, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो गोल्स रहते हैं ना, उसमें शॉर्ट टर्म भी गोल है, उसमें लॉन्ग टर्म गोल्स भी रहते हैं। तो काफी बार हम है कि हमारा जो फोकस है वो लॉन्ग टर्म गोल्स पे रहता है। हमें लगता है कि हमारे रिटायरमेंट इंपॉर्टेंट है, हमारे बच्चों की एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, हमें जो घर खरीदना है वो इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारा फोकस निकल जाता है। शॉर्ट टर्म गोल्स का मतलब है अपने फैमिली के साथ ट्रैवल करना, आपका आप चाहते हैं कि एक अपने लिए व्हीकल खरीदें या अपनी करियर ग्रोथ के लिए कोई कोर्स करना चाहते हो। तो कहीं ना कहीं हमने देखा है काफी बार हम शॉर्ट टर्म गोल्स को इग्नोर करके पूरा फोकस लॉन्ग टर्म पे करते हैं। लेकिन ये पैसे की जरूरत हमें पड़ती है, तो जब हम क्या करते हैं फिर लॉन्ग टर्म की जो पैसा है उसमें से निकालते हैं, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट है कि आज आप अच्छा फील करें, आज आप जो पैसा है उसको थोड़ा एंजॉय करें, यू हैव ए गुड फीलिंग। तो आई थिंक वो उसके लिए शॉर्ट टर्म गोल भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप प्लानिंग करें, अगर आप अच्छे से प्लान करें, तो ये दोनों के दोनों अचीव करने पॉसिबल है। तो मेरा हमेशा ये मानना है कि आप गोल्स पे फोकस करें, लेकिन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के साथ साथ शॉर्ट टर्म गोल्स पे भी उतना ही फोकस करें, क्योंकि वो आज की जो मेंटल या फिजिकल हेल्थ कंडीशन जो है वो उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी फ्यूचर में। चलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने लक्ष्यों को टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से बांटना और उसके मुताबिक रणनीति अपनाना। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी, आपने समय निकाला, दर्शकों का मार्गदर्शन किया।
और इसी के साथ बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में आज के लिए इतना ही। मुझे भी इजाज़त है, लेकिन जाते जाते मैं आपको छोड़ जा रही हूँ हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ, और यूट्यूब पर भी हमारे शोज़ देखिए और अपने सवाल भी छोड़िए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपके सवाल हम शो में शामिल करते हैं और आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग कराते हैं। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।